हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? यस। कैसा लग रहा है आप लोगों को रिजल्ट्स के तीसरे दिन? आर यू एंजॉयिंग योर टाइम और नॉट? बढ़िया बढ़िया। ओके, शानदार। मजा आ गया। यस। ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, ये तो मेरे ख्याल से वो टाइम है लाइफ का जो फिर कभी आता ही नहीं है। इतना बढ़िया टाइम है ये। डेफिनेटली एंजॉय कर रहे होगे आप लोग। और आई मस्ट टेल यू दैट ये जितना भी मजा है, राइट, वो बिल्कुल अभी कर लो आप। कई बार हम सोचते हैं कि एक बार प्लेस हो जाते हैं उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल इस चीज को पोस्टपोन मत करो, क्योंकि एक बार चीजें पोस्टपोन होती है उसके बाद वो पोस्टपोन वो रह ही जाती है। ठीक है, तो अगर जो भी एंजॉयमेंट करना है, जो भी आपने सोचा हुआ था वो करना है, तो टाइमली उसको कर लो। ठीक है। चलिए, सो पैरेलल ये सेशंस चलते रहेंगे। और आज जो हम लोगों का सेशन है, दैट इज बेसिकली टू देयर आर टू पार्ट्स टू दैट। फर्स्ट पार्ट इज रेज्यूमे बिल्डिंग। यस, आप लोगों ने कुछ रेज्यूमे मुझे मिले भी थे आप में से। और सेकंड पार्ट है बेसिकली इंटरव्यूज रिलेटेड, राइट, कैंपस रिलेटेड। ठीक है, तो दो पार्ट में हमने सेशन को डिवाइड किया। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो रेज्यूमे से रिलेटेड, प्लीज डेफिनेटली डू आस्क इट। पहले मैं अपनी तरफ से आपको 11 पॉइंट्स बता देता हूँ। राइट, दीज आर 11 पॉइंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली, जहां पर हमें दिक्कत आती है। ठीक है, तो एक एक करके उसको समझ लेते हैं। तो बिफोर आई यस अगेन स्टार्ट, प्लीज यू टेल मी दैट हाउ मच टाइम यू थिंक दैट द इंटरव्यूअर स्पेंड्स टाइम on the resume. How much time interviewer spends time on surfing through your resume? 6 seconds. Okay, very good. Okay, anyone else? 20 seconds. Okay, you're quite right. अच्छी बात है. So 5 to 15 seconds. Yes, you people are right. They do not look for very long. It is basically 5 to 15 seconds. So 5 to 15 seconds में definitely we need to catch the interviewer's attention on these specific things. So of course it should not be too lengthy, right? It should be very to the point. Presentation has to be according to that, so that the important points can be easily looked at। जो भी आप दिखाना चाहते हो उस रेज्यूमे में, वो चीजें जल्दी से उसमें कैप्चर हो सके। तो एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि इज देयर एनी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो उसके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब्ड है क्या? कहीं भी कुछ प्रिस्क्राइब्ड है क्या? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को डराया भी काफी जाता है। और स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में भी ये डाउट होता है कि कुछ ऐसा फॉर्मेट है क्या कि हमने ऐसे फॉर्मेट में बनाया तो रिजेक्ट हो जाएगा, या ऐसे में बनाया तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों का क्या थॉट प्रोसेस? इज देयर एनी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट? सो टू आंसर दैट क्वेश्चन, देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। यस। सबसे पहले तो आप अपने आप को इस चीज से रिलैक्स कर लो कि देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। राइट, जो भी फॉर्मेट आप बना रहे हो, दैट इज 100% राइट। राइट, सो द रूल इज दैट देयर आर नो रूल्स। ओके। काफी सारे एचआर मैनेजर्स से आई एम इन टच। काफी सारी कंपनीज, हम लोग पिछले 5 सालों में करीब करीब 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को प्लेस करा चुके हैं। तो उसमें हमने बहुत सारे रेज्यूमे बनाए, भेजे हैं। तो तरह तरह के फॉर्मेट्स भेजे हैं। राइट, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है जो कि फॉर्मेट के कारण रिजेक्ट हुआ। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आप लोग इस बात को ध्यान रखना, घबराना मत कि हमारा ये फॉर्मेट है, इसमें ये पर्टिकुलर चीज है तो क्या हम रिजेक्ट हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है। सेकेंड पार्ट इज टू दैट इज कि अगर कंपनीज आपको कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट शेयर कर रही है, जैसे विप्रो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट देती है, उसमें रेज्यूमे बनाना होता है, तो आपको उस स्पेसिफिक फॉर्मेट में बनाना है। अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है। बट ऑफ कोर्स रूल ये तो नहीं बोलता, लेकिन रूल ये भी बोलता है एट द सेम टाइम दैट यू शुड prepare of course nicely।
ऐसा एकदम ऐसा दिखने में खराब ना हो, दैट्स ऑल राइट। उससे ज्यादा कोई स्पेसिफिकेशन पे जाने की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि करियर ऑब्जेक्टिव, करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है या नहीं लिखना है। ठीक है। तो करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है नहीं लिखना है, डेफिनेटली ये आपके ऊपर है। आप लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो, ये एक रिडंडेंट बात हो गई है। पहले के रेज्यूमे में काफी लिखा जाता था, लेकिन आज कल सभी को पता है कि करियर ऑब्जेक्टिव हर कोई एक दूसरे को कॉपी पेस्ट करता है। ठीक है। तो किसी को भी पता नहीं होता है कि हमारा करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, बिकॉज जनरली इट इज कॉपी पेस्ट। एक बार ऐसे ही हुआ था एक स्टूडेंट के साथ, जिसमें इंटरव्यूअर ने उनको बोला था कि विदाउट लुकिंग इनटू योर रेज्यूमे प्लीज टेल मी व्हाट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्योंकि उनको भी पता था कि ये भी तो ये होता ही है, इंटरव्यूअर भी कभी इंटरव्यू ही था, राइट। तो उसको पता है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो आपको अगर करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है तो अपना खुद का सेल्फ डेवलप लिखिए, और साथ में जनरलाइज लिखिए, स्पेसिफिक मत लिखिए। कई लोग लिख लेते हैं कि वी वांट टू बिल्ड करियर इन फाइनेंस, वी वांट टू बिल्ड करियर इन टैक्सेशन। तो स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव मत लिखिए अगर आप लिख भी रहे हो तो। ठीक है। आप लोगों के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड अगर हो तो आप अनम्यूट करके एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली कवर करते जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें हम लोग फास्ट ट्रैक पे कवर कर सकते हैं। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछते जाइएगा। ठीक है। तो ये क्लियर है आपको, जनरल करियर ऑब्जेक्टिव इज फाइन। नाउ दिस इज द थर्ड पॉइंट, एंड दिस पॉइंट आई बिलीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अबाउट आर्टिकलशिप प्रेजेंटेशन। यस, आर्टिकलशिप प्रेजेंटेशन को लेके बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स, उसमें कोई फॉर्मेट नहीं रहता है, हर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखते हैं आर्टिकलशिप। लेकिन मेरा आप लोगों को सभी को सजेशन है कि तीन हेडिंग्स जरूर बनाइएगा, ऑडिट, टैक्स एंड, एटलीस्ट दो तो बनाइएगा, ऑडिट, टैक्स और फाइनेंस। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं सारा कुछ, जितना भी उनका एक्सपीरियंस होता है उसको पूरा एक साथ मिक्स कर देते हैं। तो उसको मिक्स मत करिए, राइट। हेडिंग्स बनाइए। और सपोज आपका टैक्सेशन में भी काफी डीप एक्सपीरियंस है, तो डायरेक्ट टैक्स अलग करिए और इनडायरेक्ट टैक्स अलग करिए। ऑडिट में भी अगर आपका स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट में अलग अलग एक्सपीरियंस है तो उसको भी अलग अलग कर दीजिए। जितनी आप हेडिंग्स बनाओगे उतना ज्यादा बेटर है। उसका रीजन क्या है, आपने खुद नहीं बोला कि इंटरव्यूअर 5 से 15 सेकेंड्स ही स्पेंड करते हैं। तो जब वो इतना कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर हमने सब मिक्स कर दिया, और वो सपोज आपको पता है स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए आए, तो उनको पूरा ढूंढना पड़ेगा जितने भी स्टेटमेंट्स आपने लिखे उसमें से। तो मिक्स मत करिए। बहुत सारे रेज्यूमे मेरे पास आते हैं रिव्यू के लिए, उसमें सबसे मेजर चीज यही होती है कि सेक्शंस अलग अलग बने हुए नहीं होते। तो आप भी अगर मुझे भेज रहे हो ऐसा कोई रेज्यूमे जिसमें सेक्शन सब मिक्स्ड अप है, तो उसको अलग अलग करके भेजिए, राइट। मैंने एक सैंपल शेयर भी किया है आप लोगों के साथ, मैं उसको भी दिखा दूंगा एक बार, उस फॉर्मेट को। तो उसमें आपको दिखेगा कि तीन अलग अलग सेक्शन है, तीन या चार, जो भी आपने अलग अलग जगह आर्टिकलशिप, अलग अलग तरह से आर्टिकलशिप की, राइट। तो ये एक बात क्लियर है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होता है इसमें कि क्लाइंट नेम मेंशन करना है नहीं करना है, राइट। तो क्लाइंट नेम का ऐसा है कि अ, क्या व्यू है आपका, क्लाइंट नेम मेंशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हो? जस्ट एनीवन? क्लाइंट नेम मेंशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? यस यस यस, अनम्यूट करके बोलिए आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट। सो बेसिकली क्लाइंट नेम आप लोग डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, चैट बॉक्स में आप लोग लिख रहे हो? ओके 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 ओके। देखो अब जो आगे भी क्लासेस रहेंगी उन क्लासेस में अब आपको बोलना रहेगा, राइट। लिखने वाला काम ये फाइनल तक हो गया है। अब इट इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन। मुझे पता है आप लोगों की जो फाइनल की क्लासेस होती है वो उसमें माइक ऑन नहीं होते, लेकिन ये जो क्लासेस हैं
राइट। इन क्लासेस में तो आपको बोलना रहेगा, क्योंकि दैट्स व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस। ओके, तो पॉइंट ये है कि कोई भी क्लाइंट जिसमें आपको लगता है कि नोन क्लाइंट है, ठीक है, उसका नाम मेंशन करना चाहिए। ठीक है, उससे एक इंप्रेशन आता है, पॉजिटिव इंप्रेशन आता है। जैसे सपोज समवन हैज डन ऑडिट ऑफ रिलायंस, समवन हैज डन ऑडिट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर, तो ये जो इस तरह के क्लाइंट्स हैं जो नोन क्लाइंट्स हैं, ये जरूर से करो ताकि आपको एटलीस्ट उस चीज का एडवांटेज मिले। ठीक है। फिर एक और दिमाग में पॉइंट ये आता है कि फिर उस चीज का क्या है कि लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी, कि हमें तो बोला गया था कि ये सब कॉन्फिडेंशियल है, इंफॉर्मेशन है, ये डिस्क्लोज नहीं करना है। तो दिस इज नॉट अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट। आपने किस कंपनी को ऑडिट किया, ये सबको पता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल बात नहीं है। कॉन्फिडेंशियल बात होती है कि जब हम कोई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं जो नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी में कोई इनकम टैक्स की रेड हो गई, तो वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है विच विच विल डैमेज द कंपनीज रेपुटेशन। तो इसलिए वो बोलते हैं कि आप वो सब इंफॉर्मेशन मत डिस्क्लोज करो। कोई एक कंपनी है जो जिसका गोइंग कंसर्न खतरे में है, और वो किसी को नहीं पता है, केवल आपको ही पता है। कोई एक कंपनी है जिसके कॉन्फिडेंशियल प्लान से किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने के, तो ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। ये सब चीजें नहीं करनी है। लेकिन आपने अगर आप किसी सेंट्रल बैंक के स्टैट्यूटरी ऑडिटर थे, तो ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। इनफैक्ट यू शुड मेंशन, इवन इफ यू आर इंटरनल ऑडिटर, वो भी मेंशन करो। लेकिन कहीं किसी कंपनी के बारे में उसकी रेपुटेशन खराब हो रही हो, वो चीजें अवॉइड कर। राइट। किसी 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 कंपनी का डायरेक्टर देश छोड़ के भाग गया, राइट। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, तो ये दिस इज नॉट अ गुड इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं बतानी है, तो ऐसे क्लाइंट्स नहीं बताने। क्लियर है सभी को? तो क्लाइंट का नाम लिख सकते हैं। इनफैक्ट जब आप ये करोगे, इंस्टीट्यूट का कैंपस का फॉर्म फिल करोगे, उसमें भी ये चीज आएगी। उसमें भी पूछेंगे कौन कौन से क्लाइंट्स पे आपने काम किया है। ठीक है। तीसरा सवाल इसके अंदर ये है कि हमने तो सर बहुत ही छोटे क्लाइंट्स पे काम किया है, तो उन क्लाइंट्स को मेंशन करें या ना करें। और उसको कोई भी नहीं जानता है, तो उनको कोई नहीं जानता है तो फिर मत करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो आप? कोई टीम आती है, इंटरव्यू की टीम, मुंबई से आपका इंटरव्यू होता है, यहाँ का कोई लोकल क्लाइंट है जो बहुत फेमस है, उनको नहीं पता है वो। ठीक है। तो उसकी जगह आप इंडस्ट्री मेंशन कर दो। जैसे सपोज कोई एक बहुत बड़ा होटल है, जो कि आपके हिसाब से काफी बड़ा है, लेकिन नोन नहीं है, मतलब ऑल ओवर इंडिया। तो आप ये बोल दो कि लाइक आई हैव हैंडल्ड अ क्लाइंट विच इज हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ अराउंड 50 करोड़, एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर होटल। तो इंडस्ट्री मेंशन कर दो रादर देन मेंशनिंग अबाउट द क्लाइंट। क्लियर है सभी को? तो ये पॉइंट आई बिलीव, इसमें और कुछ अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए। सर अमाउंट मेंशन करना है नेटवर्थ उसका। नेटवर्थ कर सकते हो, हाँ। मतलब अप्रोक्सीमेटली कर दो, ताकि उनको एक ये आइडिया लग सकता है कि यस, इट वाज अ सब्सटेंशियल क्लाइंट। एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई छोटा क्लाइंट है, तो एक सब्सटेंशियल क्लाइंट है। ठीक है। if we have provided any advisory services to any of our client, in that case also can we mention client name? एडवाइजरी सर्विसेज, कौन सी एडवाइजरी सर्विसेज? वो एक बार चेक करना करना रहेगा। टैक्स एडवाइजरी है, फाइनेंस एडवाइजरी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इसमें भी वही बात का ध्यान रखना है आपको कि किसी के कॉन्फिडेंशियल प्लान्स लीक नहीं हो जाए। किसी का प्लान है फंड रेजिंग का, वो एडवाइस अगर आपने दी है, तो वो चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, तो वो वाली एडवाइजरी नहीं करना है। बट जनरल कोई एडवाइजरी, अकाउंटिंग एडवाइजरी या टैक्स से रिलेटेड एडवाइजरी, तो वो कर सकते हो। ठीक है। तो सेम गोज फॉर इंटरव्यू ऑल्सो। जब आप इंटरव्यू में कम्युनिकेट करोगे, और अगर वो पूछेंगे आपसे कि कौन से क्लाइंट्स पे आपने काम किया है, तो सेम अप्लाइज देयर एज वेल। वहां भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक ना हो, बट एट द सेम टाइम जो अच्छे क्लाइंट्स हो वो तो जरूर बोलो। दैट्स बेसिकली एन असेट, राइट। 3 साल में जो आपने
गैदर किया है वो यही गैदर किया है कि अच्छे क्लाइंट्स के ऊपर जिन पर काम किया है आपने, वही आपके असेट्स है। तो आपको उसको कैपिटलाइज करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। ठीक है। और साथ में मतलब ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है, मतलब इन द इंटरव्यू ऑल्सो, कि इंटरव्यूअर्स आर नॉट अवेयर ऑफ द क्लाइंट्स, राइट। लोकल में जो क्लाइंट्स है जो बहुत फेमस हैं, उनके लिए वो उतने अवेयर नहीं है। जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं जो इंदौर बेस्ड रहे हैं, वो कई होटल्स जो अच्छे होटल्स हैं उनके बारे में बताते हैं कि हमने इस होटल को ऑडिट किया है। तो आई डेफिनेटली गेट इम्प्रेस्ड विद देम कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छे बड़े होटल को ऑडिट किए। लेकिन जो बाहर से आता है उनको नहीं पता है, इसलिए बताओ आप उसका नेटवर्थ इतना है, या फिर इट इज लाइक वन ऑफ द टॉप 3 होटल्स, या फिर ये बताइए कि दे आर हैविंग ऑलमोस्ट 200 रूम्स, राइट, इट्स अ कैपेसिटी ऑफ 200 रूम्स और समथिंग लाइक दैट। तो उनको उसका आइडिया लगेगा। क्लियर है सभी को? तो क्लाइंट वाला क्वेश्चन और कुछ अगर डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है फर्म, राइट। सेम अप्लाइज टू फर्म ऑल्सो। फर्म सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन कई लोगों की फर्म इतनी नोन नहीं है, अगेन पूरे इंडिया की बात कर रहे हो, नेशनल लेवल पे। बट ऐसा देखा जाए तो काफी बड़ी फर्म्स है। तो नाम सुन के आपको लगेगा कि ठीक है, ये तो शायद सोल प्रोप्राइटर फर्म है या छोटी फर्म है। लेकिन जब आप बताओगे कि उसमें इतने पार्टनर्स हैं, उनकी इतनी ब्रांचेस हैं, तो इट विल लुक बिगर। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा फॉर्म को भी एक्सप्लेन कर देना चाहिए। तो मैं एक बार आपको रेज्यूमे फॉर्मेट दिखा दूंगा, उसमें ये सब बातें लिखी हुई है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पॉइंट इज अबाउट टेबुलर फॉर्मेट एंड पैराग्राफ फॉर्मेट, कि टेबुलर में प्रेजेंट करना है या पैराग्राफ फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। अब कई जगह आपको यहाँ पर भी एक चीज के बारे में डराया जाता है, और वो ये बोला जाता है कि आजकल एटीएस कंप्लायंट रिज्यूमे चल रहे हैं, तो एटीएस कंप्लायंट रिज्यूमे टेबल रीड नहीं कर पाता है, राइट। एटीएस का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। मतलब रिज्यूमे को ह्यूमन नहीं पढ़ेगा, उसको एक रोबोट पढ़ेगा। तो रोबोट जो है वो टेबल का फॉर्मेट नहीं पढ़ पाता है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है लिखा हुआ है। एंड दैट आई हैव चेक्ड विद मल्टीपल एचआरस फ्रॉम टॉप फर्म्स एज वेल, राइट। तो कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेबुलर फॉर्मेट 100% यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों में क्या बेटर है, टेबुलर फॉर्मेट अच्छा है या फिर पैराग्राफ फॉर्मेट अच्छा है? तो यहाँ पे फिर सवाल ये आता है कि कई लोगों के आर्टिकलशिप में उन्होंने बहुत सारे काम किए होते हैं, ठीक है। तो वो लोग टेबुलर फॉर्मेट यूज कर लो। और कई सारे स्टूडेंट जैसे होते हैं जिन्होंने कम काम किया होता है, लेकिन दिखाना फिर अगर कम काम किया है तो दिखेगा भी कम, तो वो लोग पैराग्राफ फॉर्मेट यूज करो, ताकि आप एक ही स्टेटमेंट को थोड़ा एलोबरेटेड वे में लिख सकते हो। समझ रहे हो? आई बिलीव ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, राइट, कि लिमिटेड काम को भी कैसे बड़ा दिखाना है। ठीक है, लेकिन ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ पूरा, कि टेबुलर रखना है। अगर टेबुलर रखना है तो फर्स्ट कॉलम में नेचर ऑफ वर्क लिखिए, स्टेट ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। सेकंड कॉलम में क्लाइंट या फिर इंडस्ट्री, और थर्ड में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पढ़ने में देखने में ये इजी होता है, किसी को भी पढ़ना है तो बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि कौन सा क्लाइंट था और कौन सा वर्क किया हुआ है। ठीक है। दूसरा पैराग्राफ फॉर्मेट है। पैराग्राफ फॉर्मेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैराग्राफ फॉर्मेट में भी आप इस तरह से लाइन बाय लाइन उसको लिख सकते हो। ठीक है, बस ये है कि कैटेगराइजेशन कर दो, कुछ चीजें अगर आपको स्पेसिफिकली बोल्ड करनी है तो उसको बोल्ड कर दो, जो आपको स्पेसिफिकली हाईलाइट करनी है। कुछ चीजें जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट जो आप यूज करते हो, तो स्टेटमेंट है ना, छोटे स्टेटमेंट यूज मत करो। जैसे कि आपने लिख दिया कि टीडीएस रिटर्न। कई लोग जल्दी में होते हैं, ऐसा लगता है रेज्यूम बनाते टाइम, तो लिख देना टीडीएस रिटर्न। नाउ व्हाट टीडीएस रिटर्न? दैट आई वाज पार्ट ऑफ फाइलिंग द टीडीएस रिटर्न फॉर द एंटिटी, और
जीएसटी ऑडिट, एक वर्ड लिख देते हैं जीएसटी ऑडिट। नहीं, ऐसा नहीं, पूरा लिखो स्टेटमेंट। ठीक है, तो एटलीस्ट स्टेटमेंट पूरा लिखिए, पार्ट ऑफ द टीम, और आई वाज लीडिंग दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो स्टेटमेंट एटलीस्ट कंप्लीट लिखिएगा। अ, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इंटरनल ऑडिट ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन इंदौर, एंड टू एंड ऑडिट ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, समथिंग लाइक दैट। राइट, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट है एटलीस्ट। ठीक है। एक और इसी से रिलेटेड पॉइंट है, कोई अलग पॉइंट नहीं है, लेकिन ट्रांसफर्स, ये कई लोग ट्रांसफर्स लेते हैं आर्टिकलशिप में, ये भी एक पॉइंट है कि उसको कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर किसी ने लिया है यहाँ पे तो आप मेरे को बता दो, तो मैं इस पॉइंट को एलॉबरेट कर दूं, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे। ओके, तो ट्रांसफर को अलग से मेंशन मत करो। मतलब बहुत, कई लोग बिल्कुल साफ सामने दिखा देते हैं कि वी हैव टेकन अ ट्रांसफर फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, दिस डेट टू दिस डेट। तो पहले क्वेश्चन ये आता है इंटरव्यू में कि क्यों लिया ट्रांसफर। और जो तैयारी करके नहीं जाते हैं या इसलिए लेते हैं ट्रांसफर कि उनको केवल पढ़ाई करनी थी, राइट, तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होके गलत आंसर दे देते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर केस थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करना है, ये भी मैं अभी जब आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा उसमें ये भी प्रेजेंट कैसे प्रेजेंट करना है बता दूंगा। एकेडमिक टेबल पहले लिखना है, या फिर आर्टिकलशिप, सॉरी, हाँ, एकेडमिक टेबल या फिर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। तो इसमें एकेडमिक टेबल पहले लिखिए, फिर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। क्योंकि आप फ्रेशर्स हो, तो फ्रेशर्स के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट ये है कि पहले एकेडमिक टेबल आए, और उसके बाद फिर वर्क एक्सपीरियंस। इसमें भी ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन बेटर रहता है ये इस तरह से प्रेजेंट करना। फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप, फॉर्मेटिंग, इसमें एज सच तो कुछ बताने जैसी बात नहीं है, ये तो आप सभी जानते ही हो। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार कई स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट करते हैं, दो तीन जगह का रेज्यूमे बना के एक बढ़िया सी मिक्स वेज बना लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, करियर ऑब्जेक्टिव कहीं और कहीं से उठाया, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस कहीं से उठाया, तो वो कंटेंट तो बदल देते हैं लेकिन उसका फॉर्मेट बदलना भूल जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि पूरा एक जैसी कंसिस्टेंसी हो, राइट। और बहुत ज्यादा मैटर करता है ये। मतलब मैं खुद मैंने आपको बताया कि आई वर्क एज अ सीएफओ, राइट। जैसे जैसे टॉप मैनेजमेंट की के बारे में बात करें, तो दे फोकस मोर ऑन दीज काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स, हाउ द पर्सन इज ड्रेस्ड अप, how the person is keeping themselves, what is the kind of first impression they are giving, what is the kind of formatting they have done, is it neat and clean or not। तो ये चीजों के ऊपर उनका फोकस बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे टॉप मैनेजमेंट की बात करें। क्योंकि दो इंटरव्यू होते हैं, पहला इंटरव्यू होता है मैनेजर के साथ, और दूसरा होता है पार्टनर राउंड, अगर फॉर्म की बात करें, और कंपनी की बात करें तो सीएफओ राउंड। तो वहां पर ये चीजें बहुत मैटर करती है, इसलिए स्पेस मैनेजमेंट गलत है या प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, कोई भी इस तरह के अगर इश्यूज हैं, तो वो पूरा चेक करिएगा। और डेफिनेटली F7 प्रेस करिएगा लास्ट में, स्पेल चेक करने के लिए, पूरा अच्छे से चेक करके थॉरोली, फिर उसको आगे फॉर्मेट। फिर ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन, हाउ मेनी पेज रेज्यूमे वन शुड हैव, वन और टू। ठीक है, तो पहले आप लोगों के व्यूज बता दो, एक वन पेजर बनाना चाहिए या टू पेजर बनाना चाहिए। वन पेजर, और यस, ओके, एनी रीजन फॉर दैट।
कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या इसका? ओके सो देखो, इसमें भी जो हमने सबसे पहली स्लाइड में बात करी थी कि कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, क्योंकि कोई फॉर्मेट 100% फुल प्रूफ फॉर्मेट नहीं है। लेकिन पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो वन पेजर ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो वन पेजर उस एंगल से बात करें तो वन पेजर बना लीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमने आर्टिकल शिप में बहुत ज्यादा काम किया है और एक पेज में आ नहीं रहा है, तो दो पेज का भी बना सकते हो, उसमें प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप चाहोगे तो मैं आपको टू पेजर भी दे दूंगा। कोशिश पहले की ये करो कि वन पेजर में आ जाए, क्योंकि ज्यादा करके अभी अगर वन पेजर रेज्यूमे चल रहे हैं, आपका रेज्यूमे दो टू पेजर का आएगा, थोड़ा डिफरेंट लगेगा। सो इन लाइन विद एवरी वन, यस, यू शुड फॉलो वन पेजर, दैट वुड बी अ बेटर प्रैक्टिस। कैनवा के कुछ रेज्यूमे हैं, राइट? कैनवा सुना है आपने? यस। कैनवा, राइट, एक वेबसाइट है जिसपे आप अपना रेज्यूमे बना सकते हो। कुछ कुछ इनपुट्स डालोगे तो वो रेज्यूमे बना के दे देगा। वो यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? डेफिनेटली वो यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें इशू ये रहता है कि कई बार हम लोग कुछ चीजों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। उसका सेट फॉर्मेट है, उसने आपसे इनपुट ले लिया, आउटपुट वो अपने हिसाब से बना के दे देगा। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन थोड़ी सी उसमें डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहो तो डेफिनेटली उस कैनवा के यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। बस प्रॉब्लम यही है कि जब हम बनाते हैं तो कुछ चीजों को हमको लगता है कि हम इस चीज को यहाँ से उठा के उधर रख दें, या उसको उठा के यहाँ से इधर रख दें। वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो समहाउ यू नीड टू मैनेज इट। और वर्ड फॉर्मेट में वो प्रॉब्लम नहीं है। जो वर्ड डॉक आपके पास रहता है, वर्ड में आप खेल सकते हो, कितना भी उसमें कम ज्यादा करना है वो आप कर सकते हो। तो ये कैनवा टाइप की वेबसाइट्स में बस यही एक कंसर्न है कि हम अ, उस फॉर्मेट को बदल नहीं सकते जो उन्होंने बनाया हुआ। ठीक है, is it required to paste photograph? Again, there is no rule, not necessary that you should paste a photograph. If you are pasting it, right, so paste very high resolution colored photograph, right? बहुत ही high resolution in a business suit. ठीक है, कई बार मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि रेज्यूमे बनाओ, और उनकी इच्छा भी हो जाती है कि ठीक है हम अपना फोटोग्राफ भी लगा देते हैं। तो जल्दबाजी में वो जो भी फोटोग्राफ होता है उसी का फोटो खींच के उस पर चिपका देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर फोटोग्राफ रियली लगाना है तो हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ इन अ बिजनेस शूट, यस, वो ही यूज करो। क्योंकि अगर हाई रिजोल्यूशन नहीं होगा, और कंपनीज क्या करती हैं जो आजकल, तो ठीक है फिर भी पीपल आर यूज टू डिजिटल दिस मीडियम। मैक्सिमम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं। आपके रिज्यूमे का प्रिंट आउट निकालेंगे, देखेंगे उसको आराम से। तो प्रिंटर्स की क्वालिटी हर कंपनी में अच्छी नहीं होती है, राइट? तो कई बार जब खराब प्रिंटर होता है और खराब क्वालिटी का फोटो होता है, तो वो आपका पूरा जो, जैसे आपने देखे होंगे आधार कार्ड पर इस पे कैसे फोटो आते हैं, लाइसेंस पे कैसे फोटो आते हैं, राइट? तो ऐसा फोटोग्राफ ना आ जाए आपका। तो इसलिए या तो यूज कर रहे हो तो बेस्ट वाला यूज करो, अदरवाइज फिर डू नॉट पेस्ट एट ऑल। ठीक है। एटीएस कंप्लाइंट, एटीएस एटीएस वर्ड बार बार आता है सामने। तो एटीएस ऐसा कोई बहुत कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। ठीक है, एटीएस कंप्लाइंट रेज्यूमे का सिंपल मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर उसको रन थ्रू कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर अगर रन थ्रू कर रहा है तो जैसे ह्यूमन कर रहा है वैसे सॉफ्टवेयर कर रहा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। दे आर जस्ट चेकिंग द फ्यू कीवर्ड्स। जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट है, उसमें उन्होंने कीवर्ड डाल दिया इंड एस, या फिर उन्होंने डाल दिया कि ऑडिट ऑफ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। तो वो कीवर्ड्स होने चाहिए उसके अंदर, दैट्स ऑल। बट अभी कैंपस है, कैंपस के अंदर कहाँ पता है हमको कि कौन सी कंपनी शॉर्टलिस्ट करने वाली है?
तो किस कंपनी के हिसाब से रेज्यूमे बनाए तो वो नहीं पता है, इसलिए आप तो एक जनरलाइज रेज्यूमे बना लो जिसमें जिन कंपनीज के आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि इंडिया स्टैट्यूटरी ऑडिट, इनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, ये तो जरूर से रखो, इसकी तैयारी भी रखो, और रेज्यूमे में भी एक पर्टिकुलर सेक्शन आपका होना ही चाहिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल। इसके अलावा इसके अंदर और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कि मतलब ये एटीएस कंप्लायंट है या नहीं है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बस ये है कि एक ह्यूमन की जगह एक रोबोट उसको चेक कर रहा है। तो कीवर्ड्स हम लोग ध्यान रख सकते हैं, बट कीवर्ड्स तभी रख सकते हैं जब हमको स्पेसिफिक जॉब पता हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऑफ कैंपस कोई जॉब आया है, तो उसमें देखो कि उसमें कौन से कीवर्ड्स हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और उन कीवर्ड्स को जरूर अपने रेज्यूमे में लिख सकते हो आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऑफ कैंपस अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आती है तो उसको अलग ही बनाओ, एक सेपरेट रेज्यूमे बनाओ। ठीक है, ये पॉइंट मैंने वैसे अलग से भी लिखा है, सेपरेट रेज्यूम इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, तो एक रेज्यूम बना लो आप कैंपस के लिए, और एक सेपरेट रेज्यूम अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ दैट। नाउ दिस इज अबाउट कवरिंग लेटर या बॉडी मेल, जो भी आप उसको बोलते हो। ठीक है, कवरिंग लेटर तो एक पुराने जमाने की बात हो गई, जब लोग ऑफिस ऑफिस टू ऑफिस जाते थे रेज्यूमे अपना सबमिट करने के लिए। अब तो सब डिजिटल हो गया है, तो कवर लेटर वाली ये सच कोई बात नहीं है। अब तो बस बॉडी मेल पे लिखना है आपको। ठीक है, और एक शॉर्ट में लिख लो उस चीज को, दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लियर्ड इन नवंबर 23 and also a bachelor of commerce. I pursued my articleship from so and so place, having experience in these areas, and I'm looking for opportunities in your esteemed organization for any suitable role, something like that. Please find enclose my resume for a personal and professional capabilities. ऐसे करके एक 5-6 लाइंस का एक कवर लेटर बना लो, या बॉडी में जो भी बोलते हैं उसको। इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि आप किसी को भी अगर अप्रोच कर रहे हो, तो वो अप्रोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बड़ी रैंडम अप्रोच है, राइट? कुछ इन्होंने मेंशन ही नहीं करा है। आजकल मेरे पास बहुत रेज्यूमे आते हैं जब से मैं इस फील्ड में उतरा हूँ। मतलब समझो कि मेरे को हर दिन रेज्यूमे आते हैं, और काफी काफी रेज्यूमे आते हैं। तो और बिलीव मी, मतलब उसमें से 80% रेज्यूमे मैं देखता भी नहीं हूँ। क्यों नहीं देखता हूँ? उसका रीजन है, कुछ तो मेल पर आते हैं, तो मेल पे उस केवल अटैचमेंट आ जाते हैं, कुछ भी नहीं लिखा होता है ऊपर, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, किसके रेफरेंस से भेजा है, उस पर्सन के बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ होता है। और मैक्सिमम हम मोबाइल पे चेक करते हैं, व्हाट्सएप पे चेक करते हैं। तो जब इतने रिज्यूमे आते हैं तो उसको ओपन करना, उस पर देखना क्या लिखा हुआ है, ये सब बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके लिए बेटर ये है कि आप एक अच्छी सी बॉडी मेल बनाओ, जिसमें पर्सन को रेज्यूमे खोलने की जरूरत ही ना लगे, उसमें सब कुछ लिखा हो, और वो जिसको भी उनको फॉरवर्ड करना होगा वो इजीली फॉरवर्ड कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ऑफ कैंपस आप में से काफी लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा अप्लाई करना, या अब आप आगे करोगे अप्लाई। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझो कि किसी को अप्रोच करने का एक वे है, राइट? जैसे हम ग्रीट करते हैं ना किसी को भी, ऐसा तो नहीं है कि हम सीधे ही उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखो ये मेरा रेज्यूमे है और मुझे जॉब चाहिए। ऐसा तो नहीं करते हैं। अब उनको बोलेंगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वट एवर, फिर बताएंगे कि हमने अभी रिसेंटली क्वालिफाई किया है। तो ये इसके लिए बड़ा जरूरी है। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी तो बेसिक बात है, पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजना है। गलती से भी वर्ड में मत भेजिएगा, वर्ड की फॉर्मेटिंग हिल जाती है, तो जब हम उसको ओपन करते हैं तो वो पूरा डिस्टॉर्टेड वो आता है। तो ऑलवेज कन्वर्ट इट इन पीडीएफ, राइट? मैं एक बार आपको जो रेज्यूमे फॉर्मेट मैंने शेयर किया था ग्रुप पर, मैं एक बार वो दिखा भी देता हूँ।
सो ये रेज्यूमे फॉर्मेट है। वन पेजर रेज्यूमे फॉर्मेट है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने अभी तक रेज्यूमे नहीं बनाया है तो इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, काफी थॉट थ्रू फॉर्मेट है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ऊपर आपका नाम आ गया, करियर ऑब्जेक्टिव आ गया, प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स आ गए। ठीक है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि दोनों ग्रुप अलग अलग दिखाएं या एक साथ दिखाएं। तो अगेन ये डिपेंड करता है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो तो गैप ज्यादा नहीं दिखेगा, तो आप कंबाइंड कर सकते हो। एक एक करके आपने ग्रुप क्लियर किए और अगर टाइम लगा है आपको क्लियर करने में तो सेपरेट सेपरेट दिखाओ, सो दैट बहुत बड़ा गैप नहीं दिखेगा। ठीक है। मार्क्स परसेंटेजेस इस तरीके से बता सकते हैं। प्रोफिशिएंसी मैट्रिक्स एंड आर्टिकलशिप स्कैन। हेडिंग ये कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है। ये हेडिंग क्यों रखी है हमने, प्रोफिशिएंसी मैट्रिक्स एंड आर्टिकलशिप स्कैन, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, दोनों चीजें साथ में आ गई यहाँ पे। इसका कारण है, इसका ये कारण है कि कई लोग कई लोगों का पोस्ट मतलब जॉब का एक्सपीरियंस भी रहता है पोस्ट आर्टिकलशिप, तो उसको अलग से किसी टेबल में नहीं दिखाना है आपको, वो इसमें मिक्स करके दिखा दो, क्योंकि वो पढ़ने में फिर कंफ्यूजन होगा कि थोड़ा काम उधर किया है थोड़ा काम इधर किया है। उन दोनों को दो टुकड़ों में नहीं दिखाना है आपको, दोनों चीजें कंबाइन करके एक में ही दिखाना है। ठीक है, इसलिए ये कंबाइंड हेडिंग है, प्रोफिशिएंसी मैट्रिक्स एंड आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। उसके बाद बता दो कब से कब तक रही थी आपकी आर्टिकलशिप। जिन लोगों का ट्रांसफर केस है, जहां पर मेजर आर्टिकलशिप करी है, केवल वो मेंशन करो यहाँ पे, मेजर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस फ्रॉम सो एंड सो कंपनी। राइट, सो यू जस्ट हैव टू राइट वन एक्स्ट्रा वर्ड, दैट इज मेजर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। और जिन लोगों की एक ही जगह से आर्टिकलशिप है उनको ऐसा कुछ करना ही नहीं है, सिंपल लिखना आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। उसके बाद शॉर्ट में 2 लाइन में आर्टिकलशिप फॉर्म के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट जो है, ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वॉट एवर, इसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाइए ताकि ये इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू रीड हो। यस। उसके बाद जितने भी आपके अचीवमेंट्स हैं, सर्टिफिकेशंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उन सबको एक साथ यहाँ पर, राइट, वॉट एवर अचीवमेंट्स यू हैव गॉट, सर्टिफिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स, put it here and then you may write your address, present address and permanent address. ठीक है। So this could be one of the format, but again जैसा मैंने आपको बोला है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, इट इज अ जनरलाइज्ड फॉर्मेट, तो आप इस आपके हिसाब से दूसरे फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, बट दिस वन इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ यू चेंजिंग इट, राइट। तो आप इजीली इसको चेंज कर सकते हो, इसलिए आई हैव टेकन दैट। राइट, तो रेज्यूमे से रिलेटेड यस और कोई क्वेश्चन हो आपके तो मुझे बताइए। यस, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू डिस्कस। यस। सर थोड़ा इन्फ्लेट कर सकते हैं क्या, अगर ज्यादा पॉइंट्स नहीं हो लिखने को तो? लेकिन जस्टिफाई कर पाओ आप, वो ध्यान रखना है। ठीक है, जस्टिफाई, ओके। क्योंकि रेज्यूमे बेस्ड इंटरव्यूज काफी होते हैं, तो एक एक स्टेटमेंट जो आप लिख रहे हो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी, तो उस ओके बात सर। का ध्यान रखते हुए। ओके। ओके, तो और बताओ, और कोई क्वेश्चन है? किसी ने मुझे भेजा था रेज्यूमे, किसी ने भेजा मुझे अभी तक रेज्यूमे जो अभी क्लास में है? ओके, अभी नहीं भेजा आपने, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो एंजॉयमेंट का डेफिनेटली टाइम है, एंजॉय करिए। ओके, लेकिन अब ये है कि 15 से आपके कैंपस के फॉर्म स्टार्ट होंगे। ठीक है,
तो तब से फिर अब आपको थोड़ा थोड़ा उस मोड में आना पड़ेगा कि ठीक है हम लोग रेज्यूमे बनाए हैं, और उसमें फिर जो भी चेंजेस है। ठीक है, तो जब आप मुझे इंडिविजुअली रेज्यूमे भेजोगे तब हम लोग थोड़ा सा वन टू वन डिस्कशन कर लेंगे, जिस जिसके रेज्यूमे आएंगे उनमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, एक सेपरेट सेशन करके उसको हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है। जो लोग ग्रुप में नहीं है वो लोग ग्रुप में ऐड हो जाओ। ठीक है, और वहां पर रेज्यूमे का फॉर्मेट अभी जस्ट मैंने फिर से शेयर किया था। ठीक है, तो रेज्यूमे का फॉर्मेट वहां से पिक कर लो। दूसरा जो आज का हमारा पॉइंट है, दैट इज अबाउट कैंपस प्रिपरेशंस। ठीक है, कैंपस प्रिपरेशंस के लिए क्या माइंडसेट है अभी आप लोगों का? कैंपस प्रिपरेशंस, आप सोच रहे होगे अभी तो इतनी बड़ी एक एग्जाम क्लियर करी है, ठीक है, अभी ये नई चीज क्या वापस आ गई कैंपस की अलग से तैयारी करने की? आपको रेज्यूमे कब अपलोड करना है कैंपस में? जब फॉर्म आप फिल करोगे, पर 15 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, राइट? तो बस उसके बाद आप जब भी फिल करोगे 2-3 दिन के अंदर, तब आपको करना रहेगा। राइट, तो चलो मैं आपको एक ब्रीफ बहुत ही ब्रॉड ओवरव्यू दे देता हूँ। बहुत ज्यादा हम लोग टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, बट मे बी फ्रॉम नेक्स्ट 2-3 days you should start now coming into that particular mode where you have to understand that these things are very very important. Okay, तो अभी आप लोगों की जो पार्टी चल रही है उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट कैंपस प्रिपरेशंस। ठीक है, कैंपस प्रिपरेशंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहला पर्सपेक्टिव तो है सीए फाइनल वर्सेस कैंपस प्रिपरेशंस। सीए फाइनल इज ऑल अबाउट रिटर्न, राइट? सीए फाइनल पूरा पूरा आप राइटिंग में देते हो। अभी मैंने बीच में कुछ सेशंस करे थे, उन सेशन में मैंने स्टूडेंट से पूछा था, उनको मैंने बुलाया अपने पास, और उनको बोला कि बोलो आपकी कंपनीज बायबैक क्यों करती है? ठीक है, तो उसके मुझे रीजंस दो, और एक ऐसा चार्ट ड्रॉ करो जिसमें बताओ कि उसकी प्राइस का मूवमेंट क्या होता है बायबैक के पहले और बायबैक के बाद में। तो अब ये क्वेश्चन जो है ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, आप पढ़ चुके हो बायबैक के बारे में। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ गया? जब आपको बोला गया कि ये चीजें आप बोलो या ये चीज प्रेजेंट करो, इंस्टेड ऑफ सिंपली राइटिंग इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो ये दोनों चीजों में अंतर आ जाता है, काफी अंतर आ जाता है। उसमें अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको पता है, वो भी बोलने के टाइम पे गड़बड़ कर देते हैं। तो आपको बस इतने दिनों में यही प्रैक्टिस करनी है, अगले जो 15-20 डेज है उसमें रेगुलरली यही प्रैक्टिस करनी है कि जो कॉन्सेप्ट पता है उनको बोलते रहना है। तो क्लास में दो चीजें हम लोग करते हैं। एक तो आपको बार बार एनकरेज करते हैं कि आप बोलो, और दूसरा ये है कि सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं, ताकि आपकी केस को कॉम्प्रिहेंड करने की और उसको कैसे आंसर करना है उसकी तैयारी होती है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट? आज भी मैंने ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट किया था कि कोई पर्सन होटल में चेक इन करता है, चेकआउट करता है, आपने शायद देखा होगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि रेवेन्यू उसमें कैसे रिकॉग्नाइज होगी। तो इसके लिए हमको रेडी रखना है अपने आप को। कैंपस की अपॉर्चुनिटी एक ही बार आती है, राइट? इस यही एक अपॉर्चुनिटी है। स्टडीज के बारे में बात करें तो स्टडीज में यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक पढ़ना है आपको। मैं थोड़ा अभी आपको बता देता हूँ कि आपको किन किन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है और किन चीजों को कंप्लीटली छोड़ देना है, इनको देखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और अप्रोच पूरी प्रैक्टिकल चाहिए। यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल,
एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज चाहिए यहाँ पे, पूरा पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेता हूं मैं, और उसके बाद लास्ट में उसका आंसर लूंगा आप लोगों से। दैट डू यू थिंक दैट वर्किंग कैपिटल कैन बी नेगेटिव फॉर एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री? वर्किंग कैपिटल किसी इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव हो सकती है क्या? और अगर हो सकती है तो आइडियली आइडियली इट कुड बी, इज इट फाइन टू हैव अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल और नॉट? तो उसके ऊपर आपका क्या व्यू है? ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ठीक है, तो जस्ट थिंक अबाउट दिस वन पैरेलली। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके अंदर काफी पूछे जाते हैं। आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस डेफिनेटली काफी यूजफुल है यहाँ पे। और राउंड्स जो है, जो आपने जीडी और पीआई दोनों ही थोड़े नए राउंड्स हैं, क्योंकि इसमें यू नीड टू इंस्टेंटली स्पीक, राइट? इसलिए ये थोड़ा सा अलग तरह के राउंड्स है, तो ये मेन डिफरेंस आ जाता है। कुछ कंपनीज के सिलेक्शन राउंड की अगर बात करते हैं, तो पहली बात तो ये कि जीडीज कम हो चुके हैं। जो एक टाइम पे ग्रुप डिस्कशंस लगभग लगभग सभी कंपनीज करवाती थी जब फिजिकल कैंपस होते थे, तो वो कम हो गया है। तो वो एक अच्छी न्यूज़ है काफी लोगों के लिए जो जीडी से घबराते हैं। लेकिन लेकिन ये याद रखिएगा कि जो लोग रैंक होल्डर्स फर्स्ट अटेम्प्ट, उनके लिए देर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग ग्रुप डिस्कशन। जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट है, उनके केस में प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह एलिमिनेट हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्टर है, उनके लिए 100% ये मान के चलो कि किसी ना किसी कंपनी में ऐसा होगा कि जब आपसे ग्रुप डिस्कशंस करवाए जाए। तो ईवाई की बात करें तो अभी तो खैर केवल टेक्निकल राउंड होता है, फिर फाइनल राउंड होता है। विप्रो के अंदर पहले एक रिटर्न टेस्ट होता है। और विप्रो इज अ कंपनी विच विल कम वेरी अर्ली, ऑफ कैंपस में बहुत जल्दी आ जाती है। उसका जो रिटर्न टेस्ट होता है वो बहुत टफ होता है। 80% लोग वही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो वहां पर मैथ्स, रीजनिंग और आप क्या सब्जेक्ट रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी चाहिए। जिन लोगों के भी 3 या 4 अटेम्प्ट से कम है, डेफिनेटली प्रिपेयर वेल फॉर विप्रो, विप्रोज रिटर्न टेस्ट। ठीक है। वेदांता का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आज भी वो ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं। अभी वो पहले पहले वो फिजिकल करवाते थे, अब वर्चुअल करवाते हैं। एलएनटी में भी रिटर्न टेस्ट होता है, उसमें भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो कुछ कंपनीज रिटर्न टेस्ट करवाती हैं, नॉट ऑल कंपनीज, बहुत कम प्रपोर्शन हो चुका है इन इस तरह की कंपनीज और इसका टेस्ट का। बट टेक्निकल इंटरव्यूज और एचआर टेक्निकल इंटरव्यूज सभी कंपनीज में। ठीक है। तो डिपेंड करता है ब्रॉडली। अगर मैं आपको एक बहुत मोटा मोटा व्यू देता हूँ, तो ये है कि जिन लोगों के फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनके जीडी में बैठने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जिन लोगों के अप टू 3 अटेम्प्ट हैं, जो विप्रो में बैठ सकते हैं, उनको रिटर्न टेस्ट की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। विप्रो कभी 3 अटेम्प्ट क्राइटेरिया लेकर आता है, कभी 4 अटेम्प्ट का लेकर आता है। तो आपके जितने भी अटेम्प्ट है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप उसमें बैठते हो तो रिटर्न टेस्ट अच्छे से तैयार करिएगा। एलएनटी जनरली फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट को ही शॉर्टलिस्ट करता है। और बाकी जो जिनके 3 अटेम्प्ट या 4, लेट से 4 अटेम्प्ट से ज्यादा है, मेरे हिसाब से जीडी में अपना टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना करिए, और ना ही रिटर्न टेस्ट, राइट? उसके अंदर उतना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके। और ये मैं आपको जो बातें बोल रहा हूँ इसमें मतलब ये 1-2 अटेम्प्ट की बात नहीं है, पिछले 10-12 अटेम्प्ट की बात है। ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग ये गलती करें कि एक सब कुछ पढ़ाई कर लें और आखिरी में आके बोलें कि हमारी तो शॉर्ट लिस्टिंग ही वैसी नहीं आई। तो आज ही रियलिटी समझ लो आप, अटेम्प्ट मैटर्स अ लॉट। क्लास में हम लोग तो अटेम्प्ट वाइज ही थोड़ा गाइडेंस देते हैं। और उसका फायदा भी होता है, राइट? जिसको जो कंपनीज में शॉर्टलिस्टिंग आने वाली रहती है, वो उसके लिए 100% प्रिपेयर्ड रहता है। आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बड़े बड़े सेशंस कर सकता हूँ, बट उसका फायदा क्या है? जब 2-3 दिन आपके खराब हो जाएंगे, फिर आप बोलोगे कि इसकी शॉर्टलिस्टिंग तो आई नहीं हमें। तो आप लोग उसी चीज को टारगेट करो जिस चीज में पॉसिबिलिटी हमारी सबसे ज्यादा बने। ठीक है।
तो दैट वे टेक्निकल इंटरव्यू समथिंग जो आप सभी को फेस करना है। ठीक है, तो रेज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट हुआ, अगर रिटर्न टेस्ट जीडी हुए तो ठीक है, अदरवाइज टेक्निकल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू एंड पार्टनर राउंड। तो मेनली आपको जो फोकस करना है वो आपको इंटरव्यूज पर ही फोकस करना है। ठीक है, अब इंटरव्यूज की अगर हम क्विकली बात कर लें, तो वैसे तो मैं हर बार खेलता हूँ सब स्टूडेंट्स के साथ में, अ, लेकिन अभी आगे हम लोग रखेंगे कैंपस क्विज। अभी इट्स टू अर्ली टू बेसिकली कवर अप टेक्निकल क्वेश्चंस, क्योंकि अभी आप लोग अभी आपने एक एग्जाम दिए और अब आपका मन भी ये होगा कि नहीं ठीक है अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो मैं अभी क्वेश्चंस आंसर्स उतने इंटेंस नहीं ले रहा हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दीज आर द थिंग्स दैट वन हैज टू प्रिपेयर। सो सबसे पहले जब आप तैयारी स्टार्ट करो तो इंडेक्स 115 से स्टार्ट करिएगा। सबसे कॉमन स्टैंडर्ड जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, और बहुत सारे उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं, भले ही वो बिग फोर हो या फिर वो अ, कोई कॉर्पोरेट हो, कोई इंडस्ट्री हो, राइट। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो इंडेक्स 115 पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। क्लास में हम लोग 2 दिन में कवर करते हैं उसको, 2 दिन लेते हैं पूरे, कम से कम उसके ऊपर 15 to 20 क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग 115 से स्टार्ट करिएगा। अ, फिर दूसरा जो स्टैंडर्ड है, राइट, दूसरा स्टैंडर्ड है इंडेक्स 116। तो पहले 115 खत्म करिएगा, फिर 116 पे आइएगा। फिर इंडेक्स 16 ऑन पीपी, इंडेक्स 2 स्टॉक, इंडेक्स 12 डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी, और उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये अगर आपने कवर कर लिए तो मेरा मानना ये कि 70% आपका काम हो इंडेक्स को लेकर। 30% में फिर बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स अगर आपने कवर कर लिए और अच्छे से कवर कर लिए तो आपकी भी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी कैंपस को लेकर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वेन एवर यूर स्टार्टिंग, स्टार्ट विथ इंडेक्स। और उसका कारण क्या है इंडेक्स से स्टार्ट करना है, कल मैंने बताया था। कल का जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, आप देख लेना। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जिन प्रोफाइल्स की बन रही है, आपको उन्हीं के लिए कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इन्हीं प्रोफाइल्स के लिए बनती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑल। ठीक है, अब देखो एक और मतलब जस्ट आउट ऑफ दी कॉन्टेक्स्ट जाके मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि ये टाइम वो है जिसमें दिस इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आप यूट्यूब खोलोगे आपको हजारों लाखों व्यूज मिलेंगे, कि कोई बोल रहा है ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, वो लेस इंपॉर्टेंट है। मेरा आप लोगों को ये कहना है कि आप मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू अगर नहीं मान रहे हो तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप किसी सीनियर से बात कर लो जिसने अभी अभी कैंपस दिया। और अगर आप किसी सीनियर के टच में नहीं हो तो मैं आपको अपनी पूरी प्रीवियस बैचेस के नाम नंबर कांटेक्ट दे देता हूँ, उनसे बात करो और उनसे पूछो कि एंड ऑफ द डे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेनली काम में है। ठीक है, तो वो आपको बता देंगे। तो गो ऑन अ फैक्चुअल नॉलेज रादर देन कि ठीक है किसी ने कुछ बोला है उसको हमने ब्लाइंडली मान लिया। फैक्चुअल नॉलेज के हिसाब से आपका टाइम खराब नहीं होगा, और यू विल स्पेसिफिकली वर्क ऑन द राइट थिंग्स। तो वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है उसको इतने कम टाइम में कवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया इंडेक्स। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑडिट। ऑडिट कई लोग करते हैं, लेकिन केवल बैंक ऑडिट और टैक्स ऑडिट करते हैं, कॉर्पोरेट के प्रॉपर ऑडिट नहीं किए हुए होते। तो अगर उनसे पूछा जाए कि मटेरियलिटी कैसे सेट करना है, ऑडिट एजर्शंस क्या होते हैं, की ऑडिट मैटर और एम्फेसिस ऑफ मैटर का प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या होता है, तो इन सब क्वेश्चन में आगे वो अटक जाते हैं, क्योंकि सब थियोरेटिकल पढ़ा होता है और जो रियल लाइफ वो कंप्लीटली अलग है थियोरेटिकल लाइफ से। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप प्रैक्टिकली ऑडिट कैसे होता है, ठीक है ना, उस एंगल से चीजों को देखो। एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें भी कुछ 10 12 15 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया की ऑडिट मैटर, गोइंग कंसर्न, फ्रॉड रिपोर्टिंग,
ऑडिट एजर्शंस, मटेरियलिटी, अलग अलग लाइन आइटम्स को ऑडिट कैसे किया जाता है, रेवेन्यू का कैसे होता है, फिक्स एसेट का कैसे होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये एक बार आपने प्रैक्टिकली समझ ली तो दैट वुड बी सफिशिएंट। ये अगर आपको आ गया तो आपके बिग फोर के इंटरव्यूज बड़े इजीली निकल जाए। ठीक है, तो दैट इज द सेकंड थिंग। राइट। तो इसमें जो अगर आप देख रहे हो क्वेश्चंस तो इसी के ऊपर आए हैं। राइट, चारों क्वेश्चन या तो इंडेक्स के या फिर ऑडिट के। फिर एक और पार्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी इंपॉर्टेंस है, बट नॉट एज इम्पोर्टेंट एज इंडेक्स एंड ऑडिट, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कम प्रोफाइल्स होती हैं। लेकिन फिर भी कुछ कंपनीज आती हैं जो सब कवर करने की कोशिश करती हैं। तो थोड़ा बहुत आपको कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये क्लियर होना जरूरी है। रेशियो एनालिसिस दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस जैसे 116 का क्वेश्चन है, ये इंटरनल ऑडिट का क्वेश्चन है, ये ऑडिट का क्वेश्चन है, ये अगेन इंडेक्स 16 का क्वेश्चन है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर है, एनपीवी आईआरआर। एनपीवी आईआरआर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। राइट। तो जब आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्लियर है कि इंडेक्स पढ़ना है, फिर ऑडिट पढ़ना है, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि हाउ अबाउट टैक्सेशन, टैक्सेशन का क्या करना है? तो टैक्सेशन का टैक्सेशन के रोल के लिए अगर आप जा रहे हो स्पेसिफिकली कि कहीं पर डायरेक्ट टैक्सेशन की अपॉर्चुनिटी, वहां आपको बहुत ही डीप में पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है कि केवल डायरेक्ट टैक्स, वो आपको बता देते हैं कौन सा डिपार्टमेंट है। तो डायरेक्ट टैक्स में कॉर्पोरेट टैक्सेशन अलग है, एनआरआई टैक्सेशन अलग है, इंटरनेशनल टैक्सेशन अलग है, ट्रांसफर प्राइसिंग अलग है, एमएनडी टैक्सेशन अलग है। तो जो डिपार्टमेंट है डीटी के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली यू नीड टू थॉरोली रीड रीड दैट। तो उसकी जो तैयारी है वो डेफिनेटली बुकिश तैयारी होती है, प्लस लेटेस्ट चेंजेस जितने भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए अभी रिसेंट टाइम्स में उससे रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर किया जाए। लेकिन उसकी जरूरत तभी है जब ऐसा कोई कॉल आ रहा है आपको। अगर कॉल नहीं आ रहा है, जिस जो मैं देखता हूँ कि 80% केसेस में किसी को टैक्स का कॉल नहीं आता है, 70 to 80% केसेस। तो जब वो कॉल आ ही नहीं रहा है तो अभी से उसको पूरा पूरा पढ़ के, आई थिंक यू शुड नॉट स्पेंड टू मच टाइम। क्लास में भी हम केवल 2 ही सेशन रखते हैं टैक्स के, उतना जरूरी है जितना मोटा मोटा आपको पता हो। लेकिन हाँ, स्पेसिफिक कॉल आ रहे हैं तो बात अलग। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए आप लोगों को? ठीक है। तो कैंपस से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रिपेयर करो, सबसे ज्यादा टाइम उसी के अंदर स्पेंड करिए। एचआर के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ तो उतना ही इंपॉर्टेंट एचआर राउंड भी है, जिसमें बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगेन लाइक दिस साउंड्स वेरी इजी। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर योर प्लान्स 5 10 15 years डाउन द लाइन, तो आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो मैं आंसर कर दूंगा, इजीली कर सकते हैं आंसर। बट ये वो ही बात है कि इट साउंड्स इजी, बट व्हेन यू विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट, उसके ऊपर जो क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तब आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो। समझ रहे हो आप? तो सिंपल सी बात इस पूरे इसकी ये है कि 70% टाइम स्पेंड करिए टेक्निकल में, 20% टाइम स्पेंड करिए बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर, और ओवरऑल जो आपकी स्पीकिंग पावर है उस स्पीकिंग पावर को बढ़ाओ आप। जैसे भी आप बढ़ा सकते हो, पार्टिसिपेट करो। क्लास में हम लोग यही करते हैं, सभी स्टूडेंट्स को बार बार बोलते हैं कि आप बोलो, बिना बोले कुछ काम नहीं होगा। और इसीलिए कोशिश ये रहती है कि हम लोग स्पेसिफिक लिमिटेड साइज में ही रहें। जितनी लिमिटेड बैच रहेगी उतना ही ज्यादा स्टूडेंट्स की हेजिटेशन दूर होती है। तो दिस इज पर्सनली आई बिलीव दैट वन हैज टू प्रिपेयर। ठीक है, आप लोगों के अगर और कोई क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली डू टेल मी, मैं उनको भी थोड़ा और डिटेल में लेता हूँ। अभी मैंने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे नहीं आपसे, केवल एक ही क्वेश्चन पूछा था कि वर्किंग कैपिटल, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हो सकती है क्या किसी कंपनी के लिए आइडियल? अगर किसी कंपनी कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कोई ऐसा केस बनता है क्या जिसमें कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल विल बी एन आइडियल
थिंग? हो सकता है, ओके। किस में हो सकता है? कौन सी इंडस्ट्री में? फॉर रिटेल इंडस्ट्री, एफएमसीजी इंडस्ट्री, ऑलराइट। जिसमें नेगेटिव वर्किंग कैपिटल विल बी अ गुड सिनेरियो और एन आइडियल सिनेरियो। ओके, तो देखो, ठीक है, मतलब मैं इस पे बहुत लंबे क्रॉस क्वेश्चंस कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग इट फॉर द बेनिफिट ऑफ टाइम। लेकिन द आंसर इज दैट देयर इज लॉट ऑफ पेमेंट, दैट इज व्हाई इन रिटेल इंडस्ट्री एंड नॉट सिग्निफिकेंट व्हाई इन लॉट ऑफ पेमेंट्स। मतलब ये एक दिमाग में आंसर आता है कि जहां पर भी क्रेडिट पे सेल नहीं हो रही, जहां पे कैश में सेल हो रही है, वहां पे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हो सकती है। लेकिन वो एक कंफ्यूजन है हमारा, राइट? कि डेटर नहीं है तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हो सकती है। नो, द आंसर इज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल इज अ प्रॉब्लम इररेस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री। हर एक चीज मतलब इट्स एन अनडिजायरेबल फिनोमेना। किसी भी इंडस्ट्री में नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होना ही नहीं चाहिए, भले वो एजुकेशन इंडस्ट्री हो, रिटेल इंडस्ट्री हो, एफएमसीजी हो, किसी भी केस में नेगेटिव वर्किंग कैपिटल इज नेवर एवर अ डिजायर्ड सिनेरियो। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन होता है समटाइम्स, एंड दैट्स व्हाट दे ट्राई, दैट्स व्हाट द इंटरव्यूअर्स ट्राई, कि वो आपको फंडामेंटल लेवल पे कंफ्यूज करें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग आगे लेंगे, जो भी आगे के नेक्स्ट सेशंस रहेंगे, उसमें वी विल बी टेकिंग अप दीज वंस। 15 से, as you all know, that we will be starting these sessions. Okay, 50, it's a total of 15 plus 6 days. 15 days of core discussion on the technical topics, and 6 days of revisionary things, right? So, Will be evening time from 7 to 9 p.m. And rest of the details, I believe, that has been shared on the group by our office, right? फिर भी so अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो excuse ऑफिस में। me. हाँ अनुष्का, बोलिए। So I have a question. So I have the question regarding the classes. So, is it advisory to take the offline classes, or there is no difference between the offline and the online classes? नहीं नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसा मॉर्निंग में रहता है एज इट इज इवनिंग में रहता है। तो इट इज जस्ट फॉर दी, मतलब दिस इज जस्ट अ डिसीजन दैट स्टूडेंट किस चीज पे कन्वीनियंट है। जो And जिनको ऑफलाइन कन्वीनियंस रहता है वो ऑफलाइन कर लेते हैं, और can जिनको we ऑनलाइन। shift it mid class, as in for 5-10 days we can attend offline and then we can attend online? Is that हाँ, possible? वो कर सकते हो, वो कर सकते हो। Okay, thank you. ओके, वेलकम। राइट। एक क्वेश्चन आई थिंक मैंने मिस कर दिया, जो रेज्यूमे से रिलेटेड था। इस कॉलमनर रेज्यूमे ओके? कॉलमनर रेज्यूमे मींस एक साइड में आधी डिटेल्स आ गई, दूसरी साइड में आधी डिटेल्स आ गई, फाइन है वो। बेसिकली कैनवा और इस टाइप में आज आजकल आप देखोगे तो इसी टाइप के रेज्यूमे चलते हैं, कि लेफ्ट साइड में वो पूरा कुछ पर्सनल क्रेडेंशियल्स और वो सब दिखा देते हैं। कई जगह वो एक दो फॉर्मेट मैंने देखे हैं जिसमें वो अ, ऐसे सर्कल्स बने हुए होते हैं, कि लाइक योर प्रोफिशिएंसी ऑन एक्सेल। तो वो जो सर्कल्स बने होते हैं, तो पांच में से चार सर्कल्स फिल किए हुए होते हैं, वो उस टाइप का, दैट आई पर्सनली डू नॉट लाइक। ओके, व्हाई वी आर सेइंग दैट वी आर 4 आउट ऑफ 5 ऑन अवर ऑन, राइट? तो वो चीज थोड़ी सी अजीब सी लगती है। तो उसकी जगह तो अगर आप स्किल्स लिख दो, वो ज्यादा बेटर है, राइट? सारे स्किल्स लिख दो शॉर्ट, ताकि कीवर्ड्स में अगर सर्च होता भी है तो वो स्किल्स कैच हो जाए। जैसे इंडेस लिख दिया, ऑडिट लिख दिया, टैक्स लिख दिया, ताकि कि जब भी अगर एटीएस का वो चल रहा है तो उसमें कीवर्ड्स एटलीस्ट कैप्चर हो जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन इन अ सिंपलर मैनर, कॉलमनर रेज्यूमे इज फाइन, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हॉबीज लिखते हैं कई लोग, हॉबीज लिखते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन कई लोग अपनी स्ट्रेंथ्स लिखते हैं, आई एम हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड, आई एम एंथुजियास्टिक, आई एम अ टीम प्लेयर। ये सब ये मत लिखिए, क्योंकि ये सब
स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि गूगल से सर्च कर लेते हैं और वो सब क्वालिटीज लिख देते हैं, ठीक है ना, तो उसका कोई सेंस नहीं है। और उसमें क्वेश्चंस आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो पॉइंट अवॉइड करिए। ओके, और क्या क्वेश्चन है? कॉलमनर रेज्यूमे, राइट? विच वन इज बेटर फॉर सीवी? तो जो मैंने आपको फॉर्मेट शेयर किए है, मेरे ख्याल से वो फॉर्मेट आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर तरह से इजी है, बनाने में भी काफी इजी रहेगा आपको। जब फॉर्मेटिंग में भी अगर चेंज करना है तो बहुत इजीली फॉर्मेटिंग बदल सकते हो उसकी, ठीक है। So great, guys. It was definitely wonderful talking to all of you. Yes, again. और हम लोग इस तरह से इंटरेक्ट करते रहेंगे बीच बीच में बिफोर 15th, ठीक है, और 15 से तो फिर स्ट्रक्चर्ड वे में विल बी कवरिंग इट अप, राइट? सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड आई अगेन विश यू many congratulations on your big success. Do definitely enjoy and at the same time start preparing for campus. Okay, bye bye. Good night.